जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। अब तक हमने क्लास 10th की हिस्ट्री का जो बुक पढ़ा है उसमें हमने इटली की एकीकरण तक को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि जर्मनी जो एक यूरोपीय राष्ट्र है उसका एकीकरण कैसे होता है। इसके एकीकरण को देखने से पहले हम इसकी पहले की स्थिति को देखते हैं, अर्थात मध्यकाल से में इसकी स्थिति कैसे थी। तो हम देखेंगे कि मध्यकाल के प्रारंभ अर्थात 8वीं शताब्दी में जो जर्मनी था उस पे सालरमा नाम के शासक का शासन था। सालरमा। और ये जो सालरमा थे बहुत अच्छे मतलब कुशल शासक थे और इन्होंने जर्मनी को एक एक रूप में संगठित करके रखा था। लेकिन जैसे ही काल समय बीतता गया और मध्यकाल समाप्त हो गया, जैसे ही आधुनिक काल आया, आधुनिक काल आते आते जर्मनी कई टुकड़ों में बट गया, लगभग 300 टुकड़ों में। आधुनिक युग आते आते जर्मनी लगभग 300 राज्यों में विभक्त हो गया, जिसके उत्तर में जो जर्मनी था उसके उत्तर में जर्मनी मतलब 300 राज्यों में तो बट गया, लेकिन जो इसके उत्तर का क्षेत्र था उसमें प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे। और जो दक्षिण का क्षेत्र था वहां पे कैथोलिक। हमने पहले पढ़ा है कि जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक होते थे वो जो शुरू शुरू में जो ईसाई धर्म होते थे, और जो शुरू शुरू में जो लोग थे वो कैथोलिक थे। और जब ईसाई धर्म में कुछ परिवर्तन के साथ उसको जिन लोगों ने अपनाया वो प्रोटेस्टेंट के अंदर आते हैं। इस तरह जर्मनी दो टुकड़ों में मतलब 300 राज्यों में बट गया, लेकिन जो उसके उत्तर वाले क्षेत्र थे वहां पे प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोग थे, और जो इसके दक्षिण क्षेत्र था उसमें कैथोलिक धर्म के लोग मानने वाले थे। और जो यहाँ पे एक डायट नाम की संस्था भी थी जो यहाँ की शासन व्यवस्था को देखती थी। अर्थात जो ये डायट संस्था थी वो एक प्रतिनिधियों की सभा होती थी, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते थे और अपनी अपनी बातों को रखते होंगे। लेकिन हम देखें कि जो मध्यकाल में एक संगठित रूप में था वो लगभग आधुनिक काल आते आते लगभग 300 राज्यों में विभक्त हो गया। और जब ये विभक्त हो गया तो उसके बाद हमने देखा था कि जो नेपोलियन थे वो सभी यूरोपीय देश पे आक्रमण करके और अपनी राज्य क्रांति के दौरान और उसको संगठित करने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान में जो नेपोलियन थे, नेपोलियन का पूरा नाम क्या था ये आप कमेंट में बताइएगा कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या था। तो नेपोलियन अपनी राज्य क्रांति के दौरान जर्मनी में भी आए, और ये 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में जर्मनी को जीतकर और वहां पे राइन राज्य संघ की स्थापना की। और इस तरह इनके इनके नेतृत्व में जर्मनी एक संगठित रूप में आ गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही नेपोलियन युग का अंत होता है वैसे ही मेटालिक व्यवस्था आ जाती है और इस तरह जर्मनी 39 राज्यों में बंट जाता है। वैसे ये चीज एमसीक्यूज में बहुत पूछता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। जर्मनी जर्मनी राइन राज्य संघ की निर्माण किसने किया था और ये कब हुआ था। तो हमने देख लिया कि 1806 ईस्वी में हुआ था और राइन राज्य संघ की स्थापना की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब हम जो जर्मनी का एकीकरण उसको 3 पार्ट में देखेंगे, अर्थात मतलब एक ही जर्मनी के एकीकरण को 3 भागों में हम देखेंगे। इसको हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। इसलिए सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि 1848 ईस्वी के पूर्व में जो एकीकरण की जो क्रांति हो रही थी एकीकरण हेतु उसका स्वरूप कैसे था। दूसरे में हम देखेंगे कि जो 1848 ईस्वी में क्रांति हुई
और जो प्रयास हुए एकीकरण के उसका स्वरूप कैसा था। और तीसरा देखेंगे कि 1848 ईस्वी के बाद, अर्थात जब बिस्मार्क शासन में आए 1862 ईस्वी में, तो 1862 ईस्वी के बाद का जर्मनी के एकीकरण हेतु प्रयास, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क के नेतृत्व में, जो जर्मनी के चांसलर बने 1862 ईस्वी में। सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक स्वरूप को देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि मेटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी 39 राज्यों में बंट गया था, और इसी दौरान सारे राष्ट्रों में जो अन्य यूरोपीय राष्ट्र थे उनके अंदर भी क्रांति की लहर दौड़ रही थी अपने राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए, जैसे इटली में, फ्रांस में। और हमने देखा कि लगभग सारे देशों का एकीकरण एक ही साथ हुआ है, क्योंकि फ्रांस में भी 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। ठीक उसी तरह इटली जो था, इटली में मेजरी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की नामक संस्था की, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। अर्थात ये सबका एक ही समान रूप से एकीकरण होता रहा, और इसलिए ये जर्मनी भी इन सब के क्रांति से प्रभावित रहा। और इस तरह जो इनका प्रथम स्वरूप था, इसमें मतलब वैसे तो सारी जनता शामिल थी क्रांति के दौरान, लेकिन जो प्रारंभिक स्वरूप था उसमें जर्मनी के सारे वर्ग के लोग, जैसे दार्शनिक, सारे वर्ग के लोग शामिल थे। दार्शनिक में आते हैं हीगेल, कांट, आपने नाम सुना ही होगा हीगेल, कांट का। ये एक दार्शनिक थे, और ये अपने दर्शन के माध्यम से और अपनी दर्शन शास्त्र के माध्यम से ये लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को ला रहे थे, और साथ ही में ये इस चीज को द्वंदात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। अर्थात जर्मनी अभी इसका एकीकरण नहीं हुआ तो कैसा है, अगर इसका एकीकरण हो जाता है तब इसका स्वरूप कैसा होगा, इसकी विकास गति कैसी होगी। अर्थात ये द्वंदात्मक पद्धति को प्रस्तुत करके लोगों के सामने और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दे रहे थे। वैसे ही इतिहासकार, यानी समाज का एक और वर्ग होता है इतिहासकार। इतिहासकार में आते हैं हमारे हिडेनबर्ग और नोवोलिश। हिडेनबर्ग तथा नोवोलिश, ये लोग इतिहासकार थे, और ये जो जर्मनी पहले कितना सालरमा के नेतृत्व में किस तरह से गठित था, इसका विकास दर कितना था। अर्थात ये जर्मनी के गौरवपूर्ण इतिहास को जनता के सामने रख रहे थे, जिससे जनता के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं आने लगे, और वे राष्ट्र का एकीकरण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। उसके बाद से इसी क्रम में शामिल थे यहाँ के कवि में हम नाम लिखेंगे अंटर्ड एक कवि थे, और ये अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्र के एकीकरण में अपना योगदान दे रहे थे, और राष्ट्रवादी भावनाओं को लोगों के अंदर बढ़ा रहे थे अपनी कविता और अपनी लेखनी के माध्यम से। साथ ही जर्मनी के नायक नायिका, हीरो हीरोइन अपनी फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे थे। चित्रकार वर्ग, ये लोग अपने चित्र के माध्यम से लोगों की राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दे रहे थे। हम देखते हैं कि चित्र बहुत जल्दी हमारे दिल को छू जाती है और हमको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। इस तरह जर्मनी के चित्रकार वर्ग अपने चित्र बनाकर लोगों को राष्ट्रवादी भावना के लिए प्रेरित कर रहे थे, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना ला रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के शिक्षक और छात्र का जो समाज में एक अलग वर्ग होता है, ये लोग भी शामिल थे। ये लोग भी जर्मनी के एकीकरण करने में और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शामिल थे, और इसमें इन्होंने जो शिक्षक और छात्र वर्ग थे, इन्होंने बेसेंसुफ्ट नामक एक संस्था की स्थापना की। बेसेंसुफ्ट नामक एक संस्था की स्थापना की, और ये जो संस्था थी वो क्रांति करने का कार्य कर रही थी, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रही थी। और ये जो शिक्षक और छात्र वर्ग थे, इनका होता है ना कि क्रांति का एक केंद्र हो, तो
तो इनके क्रांति का केंद्र था एना विश्वविद्यालय। एना विश्वविद्यालय जो जर्मनी के वाइमर राज्य में स्थित था। और जो ये एना विश्वविद्यालय था वो जर्मनी के वाइमर राज्य, वाइमर एक जर्मनी का एक राज्य था, ये वहां पर स्थित था। इसके साथ ही जर्मनी की आर्थिक रूप से भी प्रभावित हो रहा था, तो यहाँ के व्यापारी वर्ग भी शामिल थे अपने राष्ट्र को एकीकृत करने में। और जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने 1834 ईस्वी में जालबेरिन नामक संस्था की स्थापना की, जो आर्थिक रूप से जो जर्मनी कमजोर हो रही थी उसको बढ़ावा देने का कार्य कर रही थी। इस तरह हमने देखा कि 1800 पूर्व की जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा का कार्य चल रहा था और क्रांति का कार्य चल रहा था, उसमें जर्मनी के सारे वर्ग शामिल थे। लेकिन इसका जो परिणाम था वो सकारात्मक, मतलब सिर्फ इतना ही सकारात्मक निकल के आया कि ये राष्ट्रवादी भावनाओं को लोगों के अंदर भरने में सफल रहा। लेकिन ये जो भी कार्य हुए, जो भी क्रांति, उसका मतलब जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि जो प्रसा और ऑस्ट्रिया थे, प्रसा तो जर्मनी का ही एक राज्य था, लेकिन 1830 ईस्वी में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच ये संधि हुई थी कि प्रसा अपने नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं करेगा और इस तरह ऑस्ट्रिया प्रसा पे आक्रमण नहीं करेगा, उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र रहने देगा। और इस तरह इन दोनों ने मिलकर और इन्होंने जो भी कार्य किए उस सबको कुचल डाला। इस तरह 1848 ईस्वी के पूर्व जो भी क्रांति हुई उसका सिर्फ एक ही परिणाम निकल के आया कि उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना भर दी। बाकी इन सब का कोई एक और ठोस परिणाम सामने नहीं आया। अब हम देखेंगे कि जो 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुई, जो प्रयास हुए, उसको देखेंगे हम। इसमें हम देखेंगे कि जो इस वक्त प्रसा के जो शासक थे वे थे फ्रेडरिक विलियम। और जो फ्रेडरिक विलियम थे वो बहुत ही केंद्रीय प्रवृत्ति के शासक थे और साथ ही निरंकुश थे ये, और साथ ही संघर्षों से बचने वाले शासक थे, अर्थात ये लड़ना नहीं चाहते थे, संघर्ष करना नहीं चाहते थे और इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना का भी अभाव था। ये यहाँ के शासक हो गए। और हमने देखा था कि जो मेटरनिक युग है वो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक ही है। अर्थात 1848 ईस्वी में जब सारे राष्ट्रों में क्रांति की लहर तेज हो गई, फ्रांस में, इटली में और इत्यादि और भी देशों में, तो मेटरनिक को अपनी शासन छोड़ के जानी पड़ी। मेटरनिक राजगद्दी छोड़कर चले गए और राजगद्दी छोड़ दिए। तो इस समय बहुत अच्छा समय था कि जब जर्मनी अपना एकीकरण कर लेता और जर्मनी के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, इन्होंने यही समय सही समझा जर्मनी के एकीकरण के लिए। और इसलिए इन्होंने, जो जर्मनी के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने 48 ईस्वी में सभी राज्यों के प्रतिनिधि को एकत्रित किया और एकत्रित करके इन्होंने एक सभा बुलाई। और सभा में सबसे ज्यादा जो दिख रहा था कि जो प्रभुत्वशाली वर्ग है वो राज्य है वो प्रसा था। और इस तरह इन्होंने सोचा कि प्रसा के अंडर में हम जर्मनी का एकीकरण कर देते हैं। लेकिन जो प्रसा था, हमने देखा कि वहाँ के शासक थे फ्रेडरिक विलियम, जो एक निरंकुश शासक थे और साथ ही ये संघर्ष करना नहीं चाहते थे, ये लड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने फ्रांस जो सभा बैठी थी उन्होंने प्रसा से कहा, लेकिन प्रसा ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम अपने अंडर में जर्मनी का एकीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि 1830 ईस्वी के संधि में यह हुआ था कि प्रसा अपने अंडर जर्मनी का एकीकरण नहीं करता और अगर प्रसा करता तो ऑस्ट्रिया उस पर आक्रमण करता और फ्रेडरिक विलियम आक्रमण करना या फिर युद्ध करना नहीं चाहते थे। इस तरह फ्रेडरिक विलियम ने साफ साफ युद्ध करने से मना कर दिया।
इस तरह उसके बाद से जब ऑस्ट्रिया पे दूसरे शासक आ गए तो फिर से उन्होंने अपना शक्तिशाली प्रभुत्व जर्मनी पे बना लिया। इस तरह इन 1848 ईस्वी के जो प्रयास हुए एकीकरण के, वो भी विफल रहे। अब हम आगे अगले पार्ट में देखेंगे कि 1862 ईस्वी के बाद जो बिस्मार्क ने जो प्रयास किए उसके क्या परिणाम सामने आए, और उन्होंने कैसे अपने राष्ट्र का एकीकरण किए। तब तक के लिए इसमें जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उसे आप बनाइए, क्वेश्चन आंसर लिखिए। डेट्स ऑल। जय हिंद।